पता नहीं वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मैं अपनी माँ की बात मानकर अपनी बहन की ननद की शादी में चला गया था। हालांकि मैं चाहता तो अपनी माँ को मना कर सकता था, लेकिन मैंने सिर्फ अपनी बहन का सोचकर अपनी माँ को जाने के लिए हामी भर दी। असल में मेरी एक ही बहन थी और मैं उसे अपनी जान से ज़्यादा चाहता था। 1 साल पहले ही मेरी बहन की शादी हुई थी। उसकी शादी दूसरे शहर में हुई थी। हम दिल्ली में रहते थे और वो विदा होकर हैदराबाद गई थी। जहां बात मेरी बहन की आ जाती तो मैं कोई भी काम को मना नहीं कर पाता था। आज मेरी बहन की ननद की शादी थी। मेरी माँ कहने लगी, रोहित, शिल्पा की ननद की शादी है तो हमारे घर से किसी का जाना जरूरी है। और देख मौसम कितना ख़राब हो रहा है। अगर मौसम ठीक होता तो मैं चली जाती, लेकिन ख़राब मौसम की वजह से ठंड बढ़ने लगी है और इस बढ़ती ठंड में मेरे जोड़ों का दर्द मुझे परेशान करने लगता है। अब अगर मैं चली जाऊं तो शिल्पा मेरी परेशानी को देखकर परेशान हो जाएगी। शादी को क्या खाक एंजॉय कर पाएगी। तो मैं चाहती हूँ कि तू चला जा। एक दिन की बात है, शिल्पा भी खुश हो जाएगी और उसके ससुराल वालों को भी लगेगा कि कम से कम बहू की ससुराल से कोई तो आया। अगर हम नहीं गए तो शिल्पा को अपनी ससुराल में कितनी बातें सुनने को मिलेंगी। मौसम वाकई बहुत ख़राब हो रहा था। हाई अलर्ट की न्यूज़ पहले ही टीवी पर आ चुकी थी कि किसी भी समय भारी बारिश हो सकती है। लेकिन मेरी माँ की बात भी सही थी। अब नई नई शादी हुई थी तो जाना जरूरी था, इसलिए मैं माँ को मना नहीं कर सका। कुछ ही घंटे के बाद मैं हैदराबाद के लिए निकल पड़ा था। मेरी बहन मुझे देखकर बहुत खुश हुई थी। उसने माँ के बारे में भी पूछा, लेकिन मैंने कह दिया कि बेमौसम बारिश ने ठंडी बढ़ा दी है और इस वजह से माँ को जोड़ों में दर्द की प्रॉब्लम हो गई है। तुझे तो माँ की प्रॉब्लम के बारे में पता ही है, इसलिए माँ नहीं आ सकी। खैर, मेरी बहन के ससुराल वाले बहुत ही अच्छे थे। सब ने मुझे हाथों हाथ लिया था। शादी को मैंने खूब एंजॉय किया और अगले दिन ही मैं वापसी के लिए निकल पड़ा। हालांकि मेरी बहन ने कहा भी कि आज का और रुक जाओ, आज मौसम विभाग ने जो खबर दी है वो अच्छी नहीं है। कहते हैं कि किसी भी समय भारी बारिश हो सकती है। मैंने कहा, शिल्पा, ये क्या बेकार की बातें कर रही हो। कभी ऐसा हुआ है कि मौसम विभाग ने कोई खबर दी हो और वो सच साबित हुई हो? ठीक है, उन्होंने हाई अलर्ट की सूचना दी है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। देखना, हल्की फुल्की बारिश होगी और रुक जाएगी। अगर मैं आज रुक गया तो मेरे ऑफिस से 2 दिन की छुट्टी हो जाएगी और तुझे तो पता है मेरी नई नई जॉब लगी है, तो ऐसे हालात में मैं ज़्यादा दिन की छुट्टियां नहीं कर सकता। और वैसे भी मेरा बॉस बहुत ही सख्त मिजाज है। पता लगा कि वो मुझे मेरी जॉब से ही निकाल दे, और मैं अपनी जॉब खोना नहीं चाहता क्योंकि मैं अपनी जॉब से बहुत खुश हूँ। फिर भी शिल्पा ने मुझे रोकने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन मैं ना रुका और दिल्ली के लिए निकल खड़ा हुआ। अभी मैं 4-5 किलोमीटर ही चला था कि मौसम ने अपने तेवर बदलने शुरू कर दिए थे। मुझे लगा हल्की फुल्की बारिश होगी और कुछ ही देर में रुक जाएगी। जब तक बारिश अपना जोर बांधेगी तब तक मैं घर भी पहुंच जाऊंगा। लेकिन बारिश तो जैसे रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही थी। और फिर देखते ही देखते बारिश इतनी तेज हो गई कि सामने की गाड़ियां भी दिखाई नहीं दे रही थीं। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। गाड़ी की स्पीड भी तेज नहीं कर सकता था क्योंकि सामने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने गाड़ी एक कच्ची सड़क पर डाल दी। मैंने सोचा था कि शॉर्टकट से चला जाता हूँ, जल्दी पहुँच जाऊँगा। लेकिन ऐसा करना भी मेरी सबसे बड़ी गलती साबित हुई थी, क्योंकि कच्चे रास्ते पर जाते ही मेरी गाड़ी ने आगे चलने से नखरे दिखाना शुरू कर दिए थे। क्योंकि बारिश की वजह से कच्चे रोड पर कीचड़ भर गया था और गाड़ी उस पर तेज नहीं भाग सकती थी। मैं गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ाता हुआ ले जा रहा था। मन ही मन उस घड़ी को कोस भी रहा था जब मैंने शिल्पा की बात नहीं मानी थी। अगर उसकी बात मानकर मैं एक दिन के लिए और रुक जाता तो इस मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन खैर, जो हो चुका था उसे टाला नहीं जा सकता था। अपनी किस्मत को कोसता हुआ मैं आगे बढ़ रहा था। अभी मैं कुछ ही दूर पहुंचा था कि मुझे एक लड़की के चीखने की आवाज़ सुनाई दी। लड़की की आवाज़ सुनकर मैं एकदम से चौंक गया था। मैंने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी देखी तो रात का 1 बज रहा था। चारों तरफ निगाह दौड़ाई, हर तरफ घना जंगल था। इस घने जंगल में भला लड़की का क्या काम था? मैंने सोचा मैं अपनी गाड़ी को निकाल ले जाता हूँ, क्योंकि मुझे कुछ सही नहीं लग रहा था। कुछ अनहोनी होने का एहसास हो रहा था। भला इस घने जंगल में लड़की का क्या काम था? मुझे तो किसी भूत प्रेत का आभास होने लगा था। लेकिन आवाज़ मुझे फिर से सुनाई दी। अब मैं अपनी गाड़ी को आगे नहीं बढ़ा सका। मैंने गाड़ी वहीं रोक दी। बारिश तेज हो रही थी और मैं इस बरसती बारिश में गाड़ी से निकल भी नहीं सकता था। गाड़ी में बैठे बैठे ही उस तरफ देखने लगा जहां से लड़की के चीखने की आवाज़ आ रही थी। अब लड़की के चीखने की आवाज़ बंद हो चुकी थी। मैंने सोचा या तो ये मेरा वहम था या फिर किसी भूत प्रेत का ही चक्कर था। जाने के इरादे से मैं दोबारा अपनी गाड़ी स्टार्ट करने लगा। कुछ ही देर बाद उसी तरफ से एक लड़की भागती हुई
मेरी गाड़ी की तरफ आ रही थी और कुछ ही देर में वो मेरी गाड़ी के सामने पहुंच चुकी थी। वो सफ़ेद रंग के कपड़े पहने हुए थी। बारिश की वजह से उसके कपड़े उसके शरीर से चिपक गए थे। नेट का दुपट्टा ओढ़े हुए थी जो चिपक कर बिल्कुल उसके गले में पड़ा हुआ था, जो उसके शरीर को छिपा नहीं पा रहा था। बारिश ने उसकी खूबसूरती को और भी उभार दिया था। लड़की वाकई बहुत खूबसूरत थी। मेरी गाड़ी की जलने वाली हेडलाइट में उसका दूधिया रंग मैं साफ देख सकता था। एक पल के लिए तो मेरा दिल भी धड़क उठा था। ऐसी खूबसूरत लड़की भला जंगल में क्या कर रही थी? उस लड़की की खूबसूरती देखकर मेरी नज़रें बेबाक हुई थीं। मैंने जल्दी से अपनी नज़रें झुकाई थीं क्योंकि लड़की की खूबसूरती मेरे दिल को बेचैन कर गई थी। अब वो मेरी खिड़की के पास खड़ी थी और जोर जोर से शीशा बजा रही थी। वो मुझे गाड़ी के शीशे नीचे करने के लिए कह रही थी। उसके चेहरे पर डर छाया हुआ था, जैसे अभी रो देगी। वो मुझे हाथ जोड़कर इशारे कर रही थी कि प्लीज़ गाड़ी का दरवाज़ा खोल दें। लेकिन मैं घबरा रहा था क्योंकि मुझे अभी कुछ सही नहीं लग रहा था। भला इस घने जंगल में रात के 1 बजे लड़की का क्या काम था, वो भी इतनी तेज तूफानी बारिश में? वो लड़की बहुत ज़्यादा डरी हुई और बदहवास थी। बार बार मुझसे हाथ जोड़ते हुए विनती कर रही थी कि प्लीज़ गाड़ी का दरवाज़ा खोल दो। लड़की की हालत देखते हुए मुझे उस पर दया आ गई और मैंने गाड़ी का शीशा नीचे करके उससे पूछा कि आप कौन हैं और इस घने जंगल में क्या कर रही हैं? वो कहने लगी, वहाँ कुछ लड़के मेरी इज्जत को लूटने की कोशिश कर रहे थे। मैं जैसे तैसे उनसे छूट कर आई हूँ, लेकिन वो लड़के मेरे पीछे ही आ रहे हैं। मुझे जल्दी से अपनी गाड़ी में बिठा लो। कुछ दूर जाकर भले ही तुम मुझे अपनी गाड़ी से उतार देना, लेकिन प्लीज़ अभी मुझे बचा लो। इतनी देर में ही मैंने देखा तीनों लड़के भागते हुए हमारी गाड़ी की तरफ ही आ रहे थे। अब मैं कोई फिल्मी हीरो तो ना था कि गाड़ी से निकलकर लड़की को अपने पीछे करता और उन तीनों हट्टे कट्टे गुंडों से फाइट करता। हालांकि मैं भी 6 फीट का लंबा चौड़ा जवान मर्द था, मेरी सेहत भी देखने लायक थी, लेकिन वो 3 थे और मैं एक अकेला। वो तीनों तो मेरा कचूमर ही निकाल देते। मैंने भलाई इसी में जानी कि लड़की को गाड़ी में बिठा लूं और यहाँ से निकल चलता हूँ। वो लड़के हमारे बहुत करीब पहुँच चुके थे। मैंने जल्दी से गाड़ी का दरवाज़ा खोला, लड़की से कहा बैठो गाड़ी में। वो जल्दी से गाड़ी में बैठ गई और मैंने गाड़ी स्टार्ट कर दी। बारिश अब भी हो रही थी। मैंने गाड़ी स्टार्ट कर दी थी और हम आगे बढ़ चुके थे। वो लड़के पीछे से चीखते रह गए थे, लेकिन हमारी गाड़ी अब बहुत आगे बढ़ चुकी थी। थोड़ी देर के बाद ही वो लड़के हमारी गाड़ी से दिखना बंद हो गए थे। वो लड़की बार बार मुड़ मुड़कर पीछे देख रही थी। जब वो लड़के हमारी नज़रों से ओझल हुए, तब कहीं जाकर उस लड़की ने चैन का सांस लिया था। मैंने उससे कहा, आप इतनी रात गए और वो भी इतनी तेज बारिश में इस घने जंगल में क्या कर रही थीं? वो कहने लगी, असल में मेरा ऑटो ख़राब हो गया था। जिस समय ऑटो ख़राब हुआ था उस समय मौसम ख़राब तो था, लेकिन बारिश नहीं हो रही थी। ऑटो वाला ये कहकर चला गया कि मैं किसी मैकेनिक को लेकर आता हूँ। मैं उसके ऑटो के पास खड़ी उसके आने का ही इंतज़ार कर रही थी। उसका इंतज़ार करते करते मुझे काफ़ी देर हो गई थी, लेकिन वो ऑटो ड्राइवर नहीं आया था। धीरे धीरे बारिश बढ़ने लगी थी और मैं उसका इंतज़ार करते करते थक गई थी। मौसम ख़राब होने की वजह से मुझे कोई दूसरी सवारी भी नहीं मिल रही थी और मौसम भी बहुत ख़राब था, तो मैं किसी से मदद मांगने के इरादे से बाहर रोड पर आ गई। लेकिन इतने में 3 लड़के मेरे पास आए और कहने लगे, हम आपको लिफ्ट दे देते हैं। लेकिन मुझे उन लड़कों के इरादे पहले ही सही नहीं लग रहे थे, इसलिए मैंने उन्हें मना कर दिया कि मुझे कोई लिफ्ट नहीं चाहिए। लेकिन अकेली लड़की को देखकर वो शेर हो गए और मुझे तंग करने लगे। मैं अपने आप का बचाव करने के लिए चीखने लगी तो एक ने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और मुझे खींचते हुए इधर जंगलों की तरफ ले आए। भगवान का धन्यवाद कि उसने आपको मेरी मदद करने के लिए भेज दिया। मैं आपका जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। अभी वो यही बातें कर रही थी कि अचानक से मेरी गाड़ी एक झटके के साथ रुक गई थी और गाड़ी का रुकना था कि मैं भी बदहवास हो गया था। तेज बरसती बारिश, घना जंगल और आधी रात का समय, साथ में एक जवान खूबसूरत लड़की, मेरे दिमाग ने तो काम करना ही बंद कर दिया था। मैं सोचने लगा, अगर गाड़ी खराब हो गई तो क्या होगा। मैं दिल ही दिल में भगवान को याद करता हुआ नीचे उतरा था। मैंने गाड़ी का बोनट खोल कर देखा, कहीं कोई भी कमी नहीं थी, लेकिन पता नहीं गाड़ी स्टार्ट क्यों नहीं हो रही थी। इतनी ही देर में मैं बारिश के पानी से बुरी तरह भीग चुका था। बेमौसम सर्दियों की बारिश थी तो पानी बहुत ही ठंडा था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आया तो मैं जल्दी से गाड़ी में आकर बैठ गया। वो लड़की कहने लगी, क्या हुआ, गाड़ी क्यों नहीं चला रहे? मैंने कहा, गाड़ी ख़राब हो गई है। मेरा इतना कहना था कि उस लड़की के चेहरे पर बदहवासी छा गई। वो कुछ सिमट कर बैठ गई और कहने लगी, मुझे पता है गाड़ी ख़राब क्यों हुई है। खासकर ऐसे मौके पर गाड़ी ख़राब हो ही जाती है जब खूबसूरत लड़की गाड़ी में बैठी हो, रात का समय हो, तो ऐसे में गाड़ी ख़राब होना ज़रूरी हो जाता है। मुझे उसकी बात सुनकर उसका मतलब समझकर गुस्सा आ गया। मैंने गुस्से से कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हें क्या लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ?
अगर तुम्हें विश्वास नहीं तो गाड़ी खुद चलाकर देख लो। गाड़ी सच में खराब हो चुकी है। मेरी बात सुनकर वो इधर उधर देखने लगी। अब मैं परेशानी से स्टीयरिंग व्हील पर मुक्का मारने लगा। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मुझे ध्यान आया यहाँ से कुछ ही दूर पर एक गांव था। अगर हम लोग वहां पहुंच जाते तो गांव में हमें रात गुजारने के लिए पनाह मिल सकती थी। मैंने उस लड़की से कहा कि यहाँ से कुछ दूर पर एक गांव है, चलो हम वहां जाकर रात गुजार लेते हैं। इस तरह घने जंगल में गाड़ी में अकेले बैठना भी खतरनाक साबित हो सकता है। असल में मुझे ये डर था कि वो लड़की और मैं गाड़ी में इस समय अकेले थे। मौसम खराब था, रात का समय था। अगर भगवान न करे हम दोनों के बीच कुछ गलत हो जाता तो मैं कभी भी खुद को माफ़ नहीं कर पाता, खुद से नज़रें ना मिला पाता। मैं एक मर्द था, कोई फरिश्ता नहीं था जो इतनी खूबसूरत लड़की को देखकर अपने जज्बातों पर काबू रखता। वो कहने लगी, ठीक है, लेकिन बारिश तो बहुत तेज हो रही है, हम इस बारिश में कैसे जाएंगे। मैंने कहा, कोई बात नहीं, कुछ ही दूर पर वो गांव है। बारिश का जोर भी अब कुछ कम हो चुका था। हम दोनों गाड़ी से उतरे और पैदल ही चलने लगे। चलते चलते हमें 10 मिनट हो चुके थे, लेकिन दूर दूर तक कोई भी गांव नजर नहीं आ रहा था। शायद हम लोग रास्ता भटक चुके थे। वो कहने लगी, हम इतनी देर से चल रहे हैं, आखिर आपका बताया हुआ गांव कब आएगा। मैंने कहा, लगता है हम रास्ता भटक गए हैं। मेरी बात सुनकर उसने एक तीखी सी नज़र मुझ पर डाली थी। कहने लगी, मुझे पता था यही होगा, मुझे तुमसे लिफ्ट लेनी ही नहीं चाहिए थी। मैंने कहा, अच्छी बात है, ना लेती मुझसे लिफ्ट। मैंने कौन सा तुमसे हाथ जोड़कर विनती की थी कि आओ मेरी गाड़ी में बैठ जाओ। तुम खुद ही मुझसे लिफ्ट मांगने आई थी। मुझसे लिफ्ट नहीं लेती तो अब तक वो तीनों भूखे दरिंदे तुम्हें नोच खसोट चुके होते। मेरी बात सुनकर वो नजरें चुरा गई थी। मैं अभी उसी गांव की तलाश में आगे चला जा रहा था, लेकिन मुझे लगने लगा कि जैसे जंगल और भी घना होता जा रहा था। वो लड़की मेरे साथ साथ ही चल रही थी कि तभी उसका पैर फिसला। इससे पहले कि वो गिर जाती मैंने उसे अपनी बाहों में संभाल लिया था। वो गुस्से से कहने लगी, तुम लड़कों को तो इसी मौके की तलाश रहती है, छोड़ो मुझे। मैंने उसे एकदम से छोड़ दिया। मैंने कहा, मैं तो तुम्हें गिरने से बचा रहा था। तुम तो बहुत ही गंदी सोच की लड़की हो। मेरे बारे में पता नहीं क्या क्या गलत गलत बोले जा रही हो, और मैं तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूँ। अब मैं तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रुक सकता। मेरा क्या है, मैं अपनी गाड़ी में जाऊंगा, खिड़कियां बंद करूंगा और आराम से सो जाऊंगा। सुबह होने पर किसी मैकेनिक को बुलाकर गाड़ी सही कराऊंगा और अपने घर चला जाऊंगा। तुम्हारी जो मर्जी हो वो करो। ये कहकर मैं गुस्से से अपने रास्ते पर चल दिया। वो लड़की भी मेरे पीछे नहीं आई थी। कहने लगी, ठीक है, मैं भी अपना रास्ता खुद ही ढूंढ लूंगी। मुझे भी कोई परवाह नहीं थी। मैं अपनी गाड़ी की तरफ चल पड़ा। अभी थोड़ी ही दूर चला था कि मुझे उस लड़की के चीखने की तेज आवाज़ आई थी। अब मैं इतना इंसानियत से गिरा हुआ भी नहीं था कि मैं उस लड़की की इतनी भयानक चीख सुनकर वहां से चला जाता। मैं वापस आवाज़ की दिशा में दौड़ा था, लेकिन वो लड़की मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी कि तभी दूसरी चीख सुनाई दी। मैंने जल्दी से आवाज़ की तरफ देखा। मैंने देखा वो लड़की एक पेड़ की ओट में छिपी हुई थी और कुछ ही दूरी पर एक मोटा सांप फन फैलाए खड़ा था। अगर जरा सी भी सावधानी हटती तो वो सांप उस लड़की को काट सकता था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं उस लड़की को कैसे बचाऊं। मैंने अपने जूते उतार कर उस सांप की तरफ फेंके थे। आवाज़ होते ही सांप का ध्यान आवाज़ की तरफ गया था, और जैसे ही सांप का ध्यान हटा मैंने उस लड़की का हाथ पकड़कर खींचा और सरपट दौड़ लगा दी। लेकिन शायद हमारी किस्मत ही खराब थी, क्योंकि बारिश का जोर अब पहले से भी ज़्यादा बढ़ चुका था। इतनी तेज बारिश, ऊपर से बारिश का ठंडा पानी। मैं तो मर्द था और इस ठंड को सह सकता था, लेकिन वो एक कमज़ोर और नाजुक सी लड़की थी। ठंड को ज़्यादा देर सह न सकी। कुछ ही देर में वो ठंड से कांपने लगी थी। उसके होंठ नीले पड़ने लगे थे और कुछ ही देर में वो बेहोश होकर ज़मीन पर गिर चुकी थी। मैं उस लड़की को उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो आंखें नहीं खोल रही थी। मेरी जान पर बन आई थी। मैं उसे उस घने जंगल में और बरसती बारिश में अकेला छोड़कर भी नहीं जा सकता था, और उसे साथ लेकर जाना मेरी मजबूरी बन गया था। मैंने जल्दी से उस लड़की को अपनी बाहों में उठाया और गाड़ी की तरफ चलने लगा। गाड़ी की पिछली सीट का दरवाज़ा खोलकर मैंने उसे गाड़ी की सीट पर लिटाया। मेरी गाड़ी में एक टॉवल था। मैंने उस टॉवल से उस लड़की को पोंछना शुरू कर दिया कि शायद किसी तरह उसे गर्मी मिल जाए, लेकिन उस लड़की का शरीर धीरे धीरे ठंडा और उसके होंठ नीले पड़ते जा रहे थे। मैं कभी उसके हाथों को रब कर रहा था, कभी उसके पैर के तलवों को मसल रहा था कि शायद उसे कुछ गर्मी मिल जाए, लेकिन उस लड़की का पूरा शरीर धीरे धीरे कांप रहा था। उसे गर्मी की ज़रूरत थी और उसके शरीर को गर्मी नहीं मिल पा रही थी। मैं उसको बार बार हिलाता कि तुम होश में क्यों नहीं आ रही हो, लेकिन उसका शरीर और भी ज़्यादा ठंडा पड़ता जा रहा था।
मुझे लगने लगा अगर मैं और भी ज़्यादा टाइम वेस्ट करता रहा तो शायद लड़की की जान बचाना मुश्किल थी। मेरे दिमाग में एक ही आइडिया आया था, अगर मैं इस लड़की को अपने शरीर की गर्मी दे दूं तो इस लड़की की जान बच सकती थी। लेकिन ये करना इतना आसान नहीं था। मेरा ज़मीर इस बात की गवाही नहीं दे रहा था। वो एक गैर अनजान लड़की थी। मैं उसकी इजाज़त के बगैर उसके शरीर को कैसे छू सकता था। लेकिन मेरा दिमाग मुझे समझाने लगा कि ऐसा करना ज़रूरी है। पाप और पुण्य के चक्कर में मत पड़ो। एक इंसानी जान को बचाना तुम्हारा कर्तव्य है। अगर तुमने उसकी जान बचाने में देरी कर दी तो ये लड़की मर जाएगी और इसकी मौत के जिम्मेदार तुम होगे। और फिर मैंने अपने दिमाग की बात मान ली। मैंने उस लड़की को अपने शरीर की गर्मी देने के बारे में सोच लिया। मैंने अपनी शर्ट निकाली और उस लड़की के करीब हो गया। धीरे धीरे मैं उसे अपने शरीर की गर्मी देने लगा। लेकिन जब उस लड़की का भीगा बदन मेरे बदन से टकराया था तो मेरे शरीर में भी शरारे दौड़ने लगे थे। मैं खुद पर काबू नहीं पा सका। वो बहुत ही कमज़ोर पल थे जिनमें मैं बह गया था और वो सब कुछ होता चला गया जो नहीं होना चाहिए था। उस लड़की की जान तो बच गई थी लेकिन इज्जत चली गई थी। पता ही नहीं चला कब उसकी ज़िंदगी बचाते बचाते मैं उसके हुस्न में डूबता चला गया और सारी हदें पार कर गया। वो लड़की अब भी बेहोश थी लेकिन अब पहले से थोड़ी ठीक हो चुकी थी। उसकी हालत अब काफ़ी ठीक लग रही थी और मैं बैठा बैठा सोच रहा था अब मुझे क्या करना चाहिए। मैं खुद से ही नज़रें नहीं मिला पा रहा था। अगर उस लड़की को सच्चाई बता देता, मैं उसे बताता कि मैंने तुम्हारी जान बचाने की खातिर तुम्हारे साथ क्या किया था, तो शायद वो मेरा विश्वास ना करती। वो अभी पिछली सीट पर लेटी हुई थी और मैं आगे फ्रंट सीट पर आकर बैठ गया था और शर्मिंदगी से गढ़ा जा रहा था। धीरे धीरे सुबह की रोशनी फैलने लगी थी और बारिश भी रुक चुकी थी। उस लड़की को होश आ गया और वो उठकर बैठ गई। कहने लगी, क्या हुआ था? हम अब तक इसी जंगल में क्यों हैं? अब तो दिन भी निकल आया है, बारिश भी रुक चुकी है और रात को अचानक मुझे क्या हो गया था? मुझे याद है कि मुझे एकदम से बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगी थी और फिर मैं धीरे धीरे बेहोश होती चली गई। मैं गाड़ी में कैसे आई? मैंने उस लड़की को सिर्फ इतना कहा कि तुम बेहोश होकर गिर गई थी, मैं तुम्हें उठाकर गाड़ी में ले आया। इसके अलावा मैंने उस लड़की को कुछ भी नहीं बताया था। वो लड़की मेरा धन्यवाद कहने लगी कि मैंने उसकी जान बचाई। मुझसे माफ़ी भी मांगने लगी। कहने लगी, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें गलत समझ रही थी। रात को पता नहीं मैं तुम्हारे बारे में क्या क्या बोल गई थी। तुम तो बहुत ही अच्छे और शरीफ लड़के हो। पूरी रात तुम्हारी गाड़ी में एक हसीन खूबसूरत लड़की अकेली थी और तुमने उसकी जान भी बचाई और उसका गलत फ़ायदा भी नहीं उठाया। तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो। अब हम गाड़ी से निकलकर धीरे धीरे उसी गांव की तरफ जा रहे थे जो रात को लापता हो गया था। थोड़ी दूर पर ही हमें वो गांव नजर आ गया था। मैंने एक घर का दरवाज़ा खटखटाया। मैंने कहा, कुछ देर के लिए इस लड़की को अपने घर में पनाह दे दें। मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है, मैं उसे सही कराता हूँ, फिर इसे ले जाऊँगा। दरवाज़ा एक अधेड़ उम्र की औरत ने खोला था। कहने लगी, ये लड़की कौन है? वो हम दोनों को शक भरी नज़रों से देख रही थी। मेरे पास कोई जवाब नहीं था कि मैं उस औरत को क्या जवाब दूँ। अभी वो लड़की कुछ बोलने ही वाली थी कि मैंने उसका हाथ दबाकर उसे कुछ भी कहने से रोक दिया। मैंने कहा, ये मेरी पत्नी है और हमारी गाड़ी ख़राब हो चुकी है। कुछ देर में मैं आऊँगा और इसे वापस ले जाऊँगा। उस अधेड़ उम्र औरत ने उस लड़की को अपने घर के अंदर ले लिया और मैं गाड़ी ठीक कराने चला गया। लेकिन गाड़ी ठीक कराते कराते मुझे 3-4 घंटे लग गए थे और जब मैं वापस लौटा तो उस औरत ने मुझे बताया कि तुम्हारी पत्नी तो चली गई थी, ये कहकर कि मैं खुद ही ऑटो लेकर चली जाऊंगी। मैं भी अपनी गाड़ी से अपने घर वापस आ गया था। लेकिन कभी कभी सोचता तो मुझे खुद पर बहुत ही शर्मिंदगी होती। मैंने उस लड़की के साथ सही नहीं किया था। उसे तो पता भी नहीं था कि उसकी इज्जत दागदार हो चुकी थी। वो अपना सब कुछ गंवा चुकी थी। अगर उस लड़की की शादी होती और उसके पति को शक हो जाता तो वो उसकी ज़िंदगी नर्क से भी बुरी बना देता। उस लड़की की बर्बादी का जिम्मेदार मैं खुद को ठहराने लगा था और इसका एक ही हल मुझे समझ आया कि मुझे उस लड़की से शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन मैं उसे कहाँ ढूंढता? मुझे तो उसका नाम भी पता नहीं था। फिर भी मैंने अपने तौर पर बहुत कोशिश की कि मैं किसी तरह उस लड़की को ढूंढ सकूं, लेकिन वो लड़की मुझे कहीं नहीं मिली। 4 महीने हो चुके थे इस बात को। एक दिन मैं अपनी माँ को लेकर मंदिर गया। मेरी माँ की बड़ी इच्छा थी कि मैं भी उनके साथ चलूं। हालांकि इससे पहले माँ खुद ही मंदिर चली जाया करती थीं, लेकिन माँ के कहने पर पता नहीं क्यों उस दिन मैं भी मान गया था। जब माँ को मंदिर लेकर गया तो एक लड़की भगवान के सामने रो रो कर उससे प्रार्थना कर रही थी कि हे भगवान, तूने मेरे साथ ये क्या कर दिया? मुझे किस जुर्म की सज़ा दी है? मैंने तो ऐसा कोई भी पाप नहीं किया है, फिर मुझे ये क्यों सज़ा दी? मैं पवित्र हूँ, मैंने किसी के साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखा। मेरा तो आज तक किसी भी लड़के से कोई चक्कर नहीं रहा, फिर ये पाप मेरे पेट में कैसे आ गया? अगर तूने मुझे इस मुसीबत में डाला है तो तू ही मुझे निकाल, नहीं तो मैं अपनी जान ले लूँगी।
मुझे इस जिल्लत भरी जिंदगी को नहीं जीना। उस लड़की की बात सुनकर पता नहीं क्यों मेरा दिल धक से हुआ था। मैंने उस लड़की का चेहरा देखा तो मेरा दिल धक से रह गया था। ये तो वही लड़की थी, यानी कि उस रात जो कुछ भी मैंने उसके साथ किया उसका बीज उसके पेट में पल रहा था और उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने का मैं जिम्मेदार था। मैंने उसके जुड़े हुए हाथ थाम लिए। उसने आंखें खोलकर देखा और शायद मुझे पहचान गई थी। कहने लगी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा, मंदिर में लोग क्या करने आते हैं? अपने पापों का प्रायश्चित करने ही आते हैं। मैं भी अपने पापों का प्रायश्चित करने आया हूँ। कहने लगी, तुमने कौन सा पाप कर दिया? मैंने कहा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मेरी बात सुनकर वो रोने लगी। कहने लगी, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। मैं किसी के नाजायज बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। पता नहीं ये कैसे हुआ, लेकिन ये सच्चाई है कि मेरे पेट में किसी का पाप पल रहा है। हालांकि मैंने आज तक कोई भी ऐसा काम नहीं किया। पिछले 2 महीने से मेरी तबीयत बहुत ख़राब रहने लगी थी और मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने मुझे ये खबर सुनाई थी। घर में मेरी बूढ़ी माँ है। मेरे पापा तो मुझे बचपन में ही छोड़कर चले गए थे। मेरी माँ ने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया था। अपने घर का खर्चा मैं एक स्कूल में जॉब करके करती हूँ। सब कुछ ठीक चल रहा था। मेरी शादी भी होने वाली थी, लेकिन पता नहीं ये सब कुछ कैसे हो गया। मैंने कहा, मैं तुम्हें सहारा देना चाहता हूँ, तुम्हारे बच्चे को अपनाना चाहता हूँ, इस बच्चे को अपना नाम देना चाहता हूँ। ये कहते हुए मैं उससे नजरें चुरा गया था और शायद वो सब कुछ समझ गई थी। एक झटके से वो मेरे सामने आई। उसके चेहरे पर गम, गुस्सा, हैरत और नफरत के मिले जुले भाव थे। बड़ी बड़ी आंखों में आंसू झिलमिला रहे थे। मेरी आंखों में आंखें डालकर कहने लगी, तो इस बच्चे के बाप तुम हो? अगर मैं गलत नहीं तो उस रात तुमने मेरी बेहोशी का फायदा उठाया था। इस बात को 4 महीने गुजर चुके हैं और ये पाप भी 4 महीने से ही मेरे पेट में पल रहा है। सच बताओ, आखिर उस रात क्या हुआ था? वो मुझे मेरा गिरबान पकड़े सच्चाई पूछ रही थी और अब छुपाने का कोई फायदा नहीं था। मैंने उसे सारी सच्चाई बता दी। मैंने कहा, तुम ठंड की वजह से बेहोश हो गई थीं। तुम्हारा शरीर ठंडा पड़ चुका था, होंठ नीले पड़ चुके थे। अगर तुम्हें कुछ देर गर्मी ना मिलती तो शायद तुम्हारी शरीर की रगों में खून जम जाता, तुम्हारी मौत हो जाती। तुम्हारी जान बचाने के लिए मैंने तुम्हारे शरीर को अपने शरीर की गर्मी देनी चाहिए और जब ऐसा करने के इरादे से मैं तुम्हारे करीब गया तो मैं बह गया था और ना चाहते हुए भी सब कुछ हो गया था। मैं तुम्हें उस दिन बताने की हिम्मत नहीं कर सका, लेकिन भगवान के सामने मैं इस बात को मानता हूँ। भगवान को साक्षी मानकर ये बात सच्चे दिल से स्वीकार कर रहा हूँ कि पिछले 4 महीने से मैं चैन से सो नहीं सका हूँ। हर पल मुझे तुम्हारा ख्याल रहा है। मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा कि तुमसे शादी कर लूं, लेकिन तुम मुझे कहीं ना मिली। और देखो भगवान का चमत्कार, शायद उसे हम दोनों को मिलाना था, इस बच्चे को उसके असली बाप तक पहुंचाना था। और देखो तुम मुझे मिल गई हो। जो कुछ हुआ गलत हुआ, मैं इस बात को मानता हूँ और मैं तुमसे इस बात की माफ़ी भी मांगता हूँ, लेकिन मैं अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हें इज्जत की ज़िंदगी देना चाहता हूँ और अपने बच्चे को इज्जत के साथ अपनाना चाहता हूँ। मेरी बात सुनकर वो वहीं बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। कहने लगी, कैसे माफ़ कर दूं? ये 4 महीने मैंने किस दर्द और तकलीफ से गुजारे हैं ये मैं ही जानती हूँ। पल पल की मौत मरी हूँ मैं, और आज तुम इतनी आसानी से कह रहे हो कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूं। खैर, नीलम के पास अब कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था, इसलिए मजबूरी में सही उसने मुझसे शादी कर ली। हालांकि शादी को लेकर हम दोनों की तरफ से ही बवाल हुआ था, क्योंकि नीलम की शादी पहले से तय थी और मेरी माँ मेरी शादी एक अच्छे खाते पीते घराने में करना चाहती थी और नीलम गरीब घराने से संबंध रखती थी। लेकिन मैंने अपनी माँ को जैसे तैसे करके शादी के लिए मना लिया था। नीलम को अपनी माँ को मनाने के लिए ज़्यादा जद्दोजहद नहीं करनी पड़ी थी, क्योंकि नीलम की माँ को यह भी दिखाई देता था कि मैं एक अच्छा खाता पीता और अच्छी जॉब करने वाला लड़का था। शादी के कुछ महीनों तक वो मुझसे बात नहीं करती थी, लेकिन धीरे धीरे मेरा व्यवहार देखकर वो पिघल गई थी। शायद उसे मेरी मोहब्बत का एहसास हो गया था। ये सच है कि पहले मैंने नीलम की मोहब्बत में आकर उसे शादी नहीं की थी, बल्कि उसके पेट में पलने वाले बच्चे को उसका हक देना चाहता था। मैं उसकी ज़िंदगी को बदनामी से बचाना चाहता था और अपने पाप का प्रायश्चित भी करना चाहता था, और इसीलिए मैंने नीलम से शादी की थी। लेकिन जब मैंने नीलम की मांग में सिंदूर भरा, उसके साथ 7 फेरे लिए थे, तो धीरे धीरे खुद ब खुद मेरे दिल में नीलम की मोहब्बत पनपने लगी थी और आज मैं उससे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। कुछ ही महीने बाद नीलम ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया था और इस बात पर मेरी माँ ने बहुत बाबेला मचाया था। कहने लगी, शादी को सिर्फ 5 महीने हुए हैं और तुम्हारी पत्नी ने बच्चे को जन्म भी दे दिया, ये कैसे मुमकिन है? और अब ये बात मैं अपनी माँ से भी छुपा नहीं सकता था। मैंने अपनी माँ को सारी हकीकत बता दी। मेरी बात सुनकर मेरी माँ ने पहले तो मुझ पर बहुत गुस्सा किया, लेकिन फिर खुशी खुशी नीलम और बच्चे को अपना लिया था। आज मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ। नीलम भी मेरे साथ बहुत खुश है और मुझसे बहुत मोहब्बत भी करती है।
दोस्तों आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी के साथ।